मामला बांग्लादेश का नहीं है, मामला वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा का है। और अगर इस पर किसी को कोई फैसला लेना है तो वो भारत सरकार को लेना है। भारत की सरकार ने आज तक ये नहीं कहा कि बांग्लादेश भारत का दुश्मन देश है, और भारत ने कभी ये नहीं कहा कि बांग्लादेश के साथ उसके रिश्ते बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। लेकिन देश के भीतर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीति की दुकान इस वक्त बंद पड़ी है, और उस दुकान का शटर खोलने के लिए वो किस स्तर की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किस तरह अपने ही देश के मुसलमानों को निशाने पर ले रहे हैं, वो किस तरह भारत के सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, आज उसी की परतें खोलने की बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि ये लोग किसी हिंदूवादी संगठन के नेता है या नहीं। मुद्दा ये है कि इनमें से कई नेता भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, और कई पूर्व विधायक हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो कभी संवैधानिक पदों पर बैठे रह चुके हैं। सोचिए जरा दोस्त, सोचिए, जिन लोगों पर संविधान की शपथ लेकर देश की सेवा करने की जिम्मेदारी थी, वही लोग आज देश को गुमराह करने का काम करने लगे हैं। आज आपको दिखाऊंगा कि असली मुद्दों पर सवाल पूछने की जिन लोगों में हिम्मत नहीं होती, वो कैसे सस्ती लोकप्रियता के लिए लंपटाई पर उतर आते हैं। आज आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे एक पूर्व विधायक ने शाहरुख खान को गद्दार कहा, और फिर जब उस बयान का जवाब सामने से मिला तो भारतीय जनता पार्टी की सह पर उत्तर प्रदेश में अपने वजूद को तलाश रही करणी सेना कैसे भड़क उठी, और फिर जो हुआ वो यकीन मानिए दोस्तों, करणी सेना कभी भूल नहीं पाएगी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुकेश उपाध्याय, और आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज। दोस्तों, जो संगीत सोम ने कहा वो अगर सच भी मान लिया जाए, तब भी उन्होंने एक उंगली दूसरों की तरफ उठाकर 3 उंगलियां अपनी ही पार्टी की तरफ कर ली हैं। कैसे, इसे आपको विस्तार से समझना होगा। शुरुआत संगीत सोम के उसी बयान से, उसके बाद जो तमाशा हुआ है वो अपने आप में इस राजनीति की पोल खोल देता है। जरा ध्यान से सुनिएगा कि संगीत सोम क्या कह रहे हैं। जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। ये शाहरुख खान को एहसान गिना रहे हैं, ये बता रहे हैं कि अगर शाहरुख खान यहाँ तक पहुंचे हैं तो इस देश ने पहुंचाया है। सवाल यह है कि क्या शाहरुख खान ने कभी ऐसा कोई बयान दिया है जिसे सुनकर ये नेता, देखकर कोई भी निष्पक्ष नागरिक ये कह सके कि वो देशद्रोही है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन यहाँ असली खेल समझिए दोस्तों, गद्दार शब्द का इस्तेमाल कितना आसान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में जैसे गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटना अब आम बात हो गई है। आज किसी को गद्दार कह दो, कल किसी और को गद्दार कह दो, कोई जवाबदेही नहीं है दोस्तों, कोई जिम्मेदारी नहीं। चलिए दोस्तों, कि मान लेते हैं कि संगीत सोम की नज़र में शाहरुख खान गद्दार है, क्योंकि उन्होंने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी IPL टीम में लिया। लेकिन सवाल यह है कि वो बांग्लादेश खिलाड़ी IPL की नीलामी की सूची में आया कैसे? दोस्तों, बड़ा सवाल है। क्या शाहरुख खान ने उसे चोरी छिपे भारत बुलाया? नहीं, वो खिलाड़ी IPL ऑप्शन की लिस्ट में था, और उस लिस्ट को तैयार करता है BCCI। यानी अगर संगीत सोम के तर्क को मान लिया जाए तो फिर शाहरुख खान ही नहीं, BCCI भी गद्दार है दोस्तों। क्योंकि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेना गद्दारी है तो फिर उसे ऑक्शन में शामिल करना भी गद्दारी होगी। अब जरा यहाँ एक और बड़ा सवाल होता है दोस्तों कि BCCI कोई प्राइवेट गैंग नहीं है, वो एक ऐसी संस्था है जिसके कामकाज पर भारत सरकार की नीतियाँ और मंजूरी का असर होता है। यानी आखिरी फैसला सरकार का होता है कि कौन खेलेगा और कौन नहीं खेलेगा, और किन देशों के खिलाड़ी आएंगे और किन के नहीं आएंगे। अब सोचिए, अगर उस पार्टी का एक पूर्व विधायक इस आधार पर कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को शाहरुख खान ने खरीदा, शाहरुख खान को गद्दार कह रहा है, तो क्या भारत सरकार चुप बैठ सकती है? अगर सरकार चुप बैठी है तो संगीत सोम के तर्क के हिसाब से तो सरकार भी गद्दारी कर रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये उनकी अपनी भाषा का नतीजा है। मैंने पहले ही कहा था दोस्तों कि उन्हें पूरा ज्ञान है, इन्हें पता है कि गद्दार शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हंगामा होगा, बहस होगी, सवाल उठाएंगे और फिर वो लाइमलाइट में आ जाएंगे दोस्तों। इसलिए दिक्कत बस इतनी है कि ये लोग अपने समर्थकों से इतने घिरे रहते हैं कि थोड़ी देर के लिए अगर ज्ञान चक्षु खोल लें तो खुद की फजीयत से बच सकते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि दोस्तों कि शाहरुख खान को गद्दार कहने की एक बड़ी वजह क्या है? उसका नाम, उसके नाम के पीछे खान लिखा है। अगर यही काम कोई शर्मा, वर्मा या सिंह करता तो क्या उसे गद्दार कहा जाता? यही असली सवाल है। अगर गद्दार करार देना ही है तो फिर उन सब को गद्दार करार दीजिए जो भारत पाकिस्तान मैच के दौरान चुप्पी की चादर ओढ़े बैठे थे, और जो लोग उस मैच के आयोजक के फैसले में शामिल थे। क्या उन्हें गद्दार कहने की हिम्मत है? क्या ICC के अध्यक्ष को गद्दार कह पाएंगे जिन्होंने
भारत पाकिस्तान का मैच कराया, क्या उनके आकाओं को गद्दार कह पाएंगे? जवाब साफ है, नहीं, क्योंकि वहाँ ताकत है, वहाँ सत्ता है, वहाँ डर है। और दोस्तों, कमजोर को गद्दार कहना बहुत आसान होता है। सोचिए जरा, संगीत सोम 2022 का चुनाव हार चुके होते हैं, वो इस वक्त पूर्व विधायक हैं, और एक हारे हुए नेता की हताशा क्या होती है वो आज साफ दिख रही है। गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल यही बताता है कि नैतिकता किस स्तर पर गिर चुकी है। अब सवाल उठता है कि इसके जवाब में क्या हुआ। संगीत सोम के बयान के बाद समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने संगीत सोम को हारा हुआ बताया और मानसिक रूप से असंतुलित बताया। उन्होंने 2-3 बातें कही जो राजनीतिक भाषा में आम है, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने असली तस्वीर सामने ला दी। हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं कि राजस्थान में करनी सेना के नाम पर कितनी गुटबाजी चल रही है। असली करनी सेना, नकली करनी सेना, और हर कोई अपने आप को करनी सेना बता रहा है। अब वही करनी सेना उत्तर प्रदेश में अपने वजूद को तलाश रही है। आपको याद होगा कि रामविलास सुमन के घर पर जो हमला हुआ था उसमें भी करनी सेना के लोग सामने आए थे। उसी वक्त जब रामगोपाल यादव ने उस हमले पर बयान दिया था, तब संगीत सोम ने खुलेआम कहा था कि भाई अगर प्रदर्शन हुआ तो जूता लेकर दौड़ाए नहीं। अब सोचिए, यही लोग सौहार्द की बात करते हैं और यही लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं, और फिर वही हुआ जिसकी आशंका थी। मुजफ्फरनगर जिले में करनी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान ने सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी की पिटाई कर दी। इसके बाद सपा समर्थकों ने पटक कर गौरव चौहान की पिटाई कर दी, यानी लेने के देने पड़ गए। मामला हाथ से निकल गया। इसके बाद बयानबाजी शुरू हुई। कहा गया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी अपने स्वजाति हारे हुए नेताओं के जरिए सपा कार्यालय पर हमला करवा रहे हैं, और कहा गया कि सत्ता के दम पर गुंडई हो रही है। अब इस राजनीतिक बयानों को एक तरफ रख दीजिए दोस्तों। मैं खुद साफ शब्दों में कह देता हूं कि संगीत सोम की दिक्कत ये नहीं है कि उन्हें जानकारी नहीं है। संगीत सोम पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है कि वो क्या कह रहे हैं। असली दिक्कत यह है कि वो जानते हैं कि किस मुद्दे को कहां से और कैसे उठाकर खुद को फिर से चर्चा में लाना है। लेकिन ये राजनीति अब बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जब आप शाहरुख खान जैसे व्यक्ति को, जो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करता है, सिर्फ इस आधार पर गद्दार कह देते हैं कि उसने एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को अपनी टीम में लिया, तो आप दरअसल भारत की ही संस्थाओं पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप बीसीसीआई पर सवाल खड़े कर रहे होते हैं, आप भारत सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे होते हैं, और सबसे खतरनाक बात यह है कि आप समाज में एक ऐसा जहर बोल देते हैं जो कल को किसी के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। मुझे हंसी आती है दोस्तों कि जब मैं सोचता हूं कि अगर कोई पत्रकार या कोई आम नागरिक उनसे पलट कर संगीत सोम से पूछ ले कि कल को अगर भारत सरकार खुद बांग्लादेश के साथ कोई खेल या सांस्कृतिक समझौता करे तो क्या आप सरकार को भी गद्दार कहेंगे? क्या आप प्रधानमंत्री को भी गद्दार कहेंगे? जवाब देने की हिम्मत नहीं है दोस्तों, क्योंकि वहाँ सत्ता है, वहाँ कुर्सी है, वहाँ डर है। और थोड़ा सा नैतिक साहस रखिए दोस्तों, थोड़ा सा विवेक रखिए। देश को इस तरह बांटने की राजनीति बहुत खतरनाक है। इसलिए दोस्तों, मसला बांग्लादेश के हिंदुओं का है, मसला मानवाधिकार का है, और उस पर बात होनी चाहिए। हम सबको बात करनी चाहिए और सरकार से भी सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन सवाल सरकार से पूछने की बजाय अगर आप शाहरुख खान को गद्दार कहेंगे तो इससे न तो बांग्लादेश के हिंदुओं की मदद होगी, न भारत मजबूत होगा। इससे सिर्फ आपकी बंद पड़ी राजनीति की दुकान का शटर थोड़ी देर के लिए उठेगा, और यही इस पूरी कहानी की सच्चाई है। तो दोस्तों, मैं तो आपके साथ मुकेश उपाध्याय, और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।